तो कांग्रेस की पहली लिस्ट 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आ चुकी है। कांग्रेस ने ये लिस्ट शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने केसी वेणुगोपाल, पार्टी के महासचिव अजय माकन, ये सब लोग आए हुए थे। चर्चा बहुत थी कि कांग्रेस की बड़ी लिस्ट आएगी, कितनी बड़ी लिस्ट आएगी, कितने किन नामों पे होगा। इसमें टोटल 39 नामों का ऐलान किया गया है और बीजेपी ने इससे पहले 195 लोगों की लिस्ट जारी की थी, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें से 2 प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, पवन सिंह आसनसोल से और उपेंद्र सिंह रावत, जिनका वीडियो लीक हुआ कथित तौर पे, जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करा। अब जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी कराई उसमें किसका किसका नाम है, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, राहुल गांधी का जो नाम है संदीप जी, वो तो स्वाभाविक था, वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता। उत्तर प्रदेश में भी अगर वो चाहते हैं कि फिर से 2 सीटों पे अपनी दावेदारी पेश करें तो संभव है। हालांकि पिछली बार जिस किस्म की जीत उन्हें उस सीट पे मिली थी, 7 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, 60-70% के आसपास वोट थे, तो इस स्थिति में उनके लिए वायनाड को छोड़ पाना बहुत मुश्किल था। वायनाड में वो बनेगा। पिछला चुनाव राहुल गांधी के करियर के लिए एक बड़ा ऐसा चुनाव था कि एक सीट पे वो 50,000 से ज्यादा के अंतर से हार रहे थे और एक सीट पे देश की लगभग सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत हासिल कर रहे थे। 40% के आसपास का मार्जिन था उस सीट बहुत अच्छा, मतलब बड़ा। खैर, तो वायनाड केरल की सीट, वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। केसी वेणुगोपाल, पार्टी के महासचिव, वो अलापुझा सीट से चुनाव वापस लड़ेंगे। 2014 तक वो वहां से सांसद थे। 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। ये सीट, संदीप जी दर्शकों के लिए बता दूं, ये सीट पिछली बार एलडीएफ ने जीती थी, सीपीएम ने ये सीट जीती थी। तो इस सीट पे वापस से अपनी दावेदारी केसी वेणुगोपाल ने की है। 2 ये बड़े नाम है। तीसरा नाम जो केरल से है वो शशि थरूर का है। शशि थरूर की सीट पे क्या रहने वाला है? लगातार जीतते रहे हैं, लहर में भी निकालते रहे हैं वो अपनी सीट। हालांकि एक बार जीत का मार्जिन बहुत थिन रहा था, तो लोगों को लगा था कि बीजेपी शायद शहरी सीट है, माहौल बना पाएगी। इस बार पर बीजेपी ने राजीव चंद्रशेखर को उनके खिलाफ उतारा है, अपने बड़े नेता, चर्चित चेहरे को उन्होंने उतारा है। पर ग्राउंड पर शशि थरूर जुड़े रहे हैं अपनी सीट से, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। और वो चीज़ है कि वो आप इंटेलेक्चुअल सेंट्रिक एक होता है, पार्टी का चेहरा होता है, तो शशि थरूर उसमें भी फिटिंग करते हैं और अपनी कंस्टिट्यूएंसी भी नहीं छोड़ी है। तो अक्सर अपने कंस्टिट्यूएंसी के मुद्दे भी उठाते रहते हैं, लगातार वोकल रहते हैं। इस लिस्ट की जो सबसे खास बात है वो ये है कि हिंदी हार्टलैंड के जो सीटें हैं उन पे ज्यादा पहले लिस्ट नहीं आई। पहले कांग्रेस ने उन राज्यों की लिस्ट जारी की जहां पे उसको जीत की संभावना ज्यादा लगती है और जहां पर संभवतः अकेले लड़ने वाले हैं पूरी तरह से। हाँ, पूरी तो तरह ये से छत्तीसगढ़ में उन्होंने जारी कर दी है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, एक हिंदी। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में एक नाम लेना आपके लिए जरूरी है। हाँ, भूपेश। भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का चुनाव, मतलब मुख्यमंत्री पद खोया, पार्टी हार गई, पर वो लोकसभा चुनाव में वापसी कर रहे हैं। मतलब वो जो मैसेजिंग आपने जो शुरुआत में 3-4 नाम लिया, बड़े बड़े नाम, उससे ये है कि पार्टी एक मैसेज देना चाह रही है कि जो भी अगर पार्टी से जुड़े हुए हो, किसी भी पद पर या किसी भी कोई भी अहमियत रखते हो, आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। एक तरह से सब लोगों के लिए मैसेजिंग दिया है। अगर केसी वेणुगोपाल जो बैकरूम के सबसे बड़े, मतलब कि पूरा रणनीतिक कांग्रेस के चाणक्य जो हैं, उनको भी मैदान में उतारा जा रहा है, तो एक तरह से क्लियर मैसेजिंग मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी के बड़े बड़े नेताओं को देने की कोशिश की जा रही है कि भैया तैयार हो जाइए, इस बार मैदान में जाने के लिए तैयार रहिए। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। 39 नाम है। ये जो नाम बताया इन्होंने, भूपेश बघेल जो हिंदी हार्टलैंड में चर्चित नाम है, भूपेश बघेल राजनांदगांव की सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें उतारा गया है। दुर्ग से राजेंद्र साहू को उतारा गया। एक तरीके से साहू समाज के बाहुल्य वाली सीट है। विजय बघेल यहाँ से सांसद हैं, जो भूपेश बघेल के चचेरे भाई या रिश्ते में भाई लगते हैं। तो एक सीट ये है। रायपुर से विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है। ये रायपुर पश्चिम से विधायक हुआ करते थे। बृजमोहन अग्रवाल को पिछला चुनाव हराया था। सीएम के भी काफ़ी करीबी बताए जाते थे। इस बार उन्हें लोकसभा की दावेदारी दी है कांग्रेस पार्टी ने। कितना अच्छा करेंगे, क्या करेंगे, ये तो आपको नतीजे बताएंगे। महासमुंद सीट से ताम्रध्वज साहू को चुनाव लड़ाया जा रहा है। ताम्रध्वज साहू दुर्ग से ये सांसद रह चुके हैं और दुर्ग में इन्होंने सरोज पांडे को हराया था। 2018 तक सांसद रहे, फिर 2018 में सरकार आई। पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी रह चुके हैं ताम्रध्वज साहू। तो जब सरकार बनी तो केंद्र छत्तीसगढ़ की सरकार में गृह मंत्री थे, तो इनको उतारा है। उधर कोरबा सीट जो कांग्रेस की सिटिंग सीट है, कांग्रेस ने ये सीट जीती थी। ज्योत्सना महंत को टिकट दिया है, जो
चरणदास महंत की पत्नी है, वो भी बड़े नेता हैं। इसमें छत्तीसगढ़ में एक बड़ा दिलचस्प है कि बस्तर जो कांग्रेस की सिटिंग सीट है, कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी, दीपक बैज जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ हैं, उनका टिकट अभी इस लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि संशय है उस सीट पे, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। नहीं, आप इस तरह से देखिए कि हम लोगों के पास जो एक लिस्ट, मतलब हम लोगों को जो मिली थी लिस्ट, उसमें और इसमें फ़र्क है। तो हाँ, ये मल्टीपल ये डिस्कशन के कई राउंड हो रहे हैं और संभवतः 7:15 7:20 के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आखिरी मोमेंट भी कुछ सीटें जो होल्ड पे थी, कुछ उनका नाम सामने आया है। 1-2 नाम बहुत सरप्राइजिंग है, उनका उनका कोई ज़िक्र नहीं था सुबह तक। तो मतलब इस तरह समझिए कि बैकरूम टॉक्स चल रहे हैं लगातार। ये लगभग वो सीटें हैं जिसको लेकर पार्टी पूरी तरह से श्योर है कि ये नेता मैदान में उतरेंगे। उन सीटों को जारी कर नहीं, दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज देखिए कि कांग्रेस की जो चर्चा की लिस्ट होती है, मंथन की लिस्ट होती है, वो कैसे बाहर आ जाती है, ये अपने आप में सवाल है। बीजेपी के साथ ऐसा नहीं होता। बीजेपी की जो लिस्ट आएगी वो फाइनल लिस्ट आएगी। सूत्रों के हवाले से एक 36 नामों वाली लिस्ट आ गई और उसमें 3 होल्ड थे, और उसके बाद ये दूसरी लिस्ट आई कि आधिकारिक लिस्ट बताई गई कि ये लिस्ट है। तो ये भी अपने आप में कांग्रेस का जो लीक प्रूफ सिस्टम है वो थोड़ा सा इस पे सवाल उठाता है। इसमें जो दुर्ग से राजेंद्र साहू हमने बताया, ताम्रध्वज साहू बीजापुर से। अब कर्नाटक में आप देखेंगे तो कर्नाटक में भी कैंडिडेट्स कांग्रेस ने उतार दिए हैं। डीके सुरेश जो बेंगलोर रूरल से सिटिंग एमपी हैं, और जो कांग्रेस के नए चाणक्य कहे जा रहे हैं, ये अपने अ, ये आप इस ये जो रेड्डी डिप्टी सीएम है, हाँ, नहीं जो डिप्टी डीके सीएम शिव कुमार डीके के। शिव कुमार के ये करीबी बताए जाते हैं। तो और बाकी जो शिवमोगा से गीता शिव राजकुमार को उतारा है, श्रेयस पटेल को हासन से उतारा है। हासन में जो देवगौड़ा का इलाका है, उस इलाके पे भी ऐलान किया है। बाकी कर्नाटक की जो सीटें हैं, ज़्यादातर सीटों पे मैं देख रहा हूँ कि सारे सिटिंग एमपी रिपीट किए गए। एक आध सीटों पर छोड़ करके थोड़ा बहुत बदलाव है। लक्षद्वीप के सांसद को रिपीट किया गया है शिलोंग से, और शिलोंग में विंसेंट ए पाला, तुरा सीट से सालेंगे संगमा, दोनों ही नागल एसटी रिजर्व सीटें हैं। हाँ, ये रिजर्व सीट है, ये तो आदिवासी बहुल सीट है वैसे भी। तेलंगाना में जो है इन्होंने 4 सीटों पर अपना ऐलान कर दिया है। ये वो सिटिंग एमपी हैं, सिटिंग एमपीज़ के टिकट यहाँ पे थोड़ा बहुत बदलाव के साथ सिटिंग एमपीज़ को टिकट वापस दिया गया। तो अब इस टिकट के आने के बाद इस लिस्ट के आने के बाद संदीप जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि हिंदी जो हार्टलैंड है जिस पे सबकी नज़र है, खासकर यूपी, बिहार। यूपी में तो खैर 17 सीटों पे लड़ रही है बीजेपी। आप बिहार से हैं, बिहार में क्या चर्चा है? बिहार में कितनी सीटें लड़ सकती है कांग्रेस? देखिए, फॉर्मूले कई आ रहे हैं बाजार में। पहले सुनने को मिला कि जदयू के चले जाने के बाद आरजेडी के पास ब्रीथिंग स्पेस ज़्यादा है, कि पर एक फार्मूला आया कि 28 सीटें खुद आरजेडी लड़ना चाहती है। और हाल में सीपीआई एमएल की, मतलब माले की समर्थन में जिस किस्म की रैली देखने को मिली महागठबंधन की बिहार में, तेजस्वी यादव वाली रैली, तो उसके बाद माले का भी कद बढ़ गया है, तो उनकी तरफ से भी पुशबैक मिल रहा है। 5 से 6 सीटों का फार्मूला हमेशा से था कि कांग्रेस को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस थोड़े और ज़्यादा की उम्मीद कर रही है कि जब उतना ब्रीदिंग स्पेस है। हालाँकि मुझे जो लगता है कि सिर्फ कांग्रेस की उम्मीद का मामला ये नहीं है, इसमें एलजेपी को लुभाने का भी मामला चल रहा है। एलजेपी चिराग पासवान गुट को, कि चिराग पासवान को भी अगर किसी तरह से अपने गुट में बुला लिया जाए, तो वैल्यू ऐड करता है और उसके बाद वो महागठबंधन कागज पे कम से कम चुनाव लड़ने की स्थिति में ज्यादा बेहतर स्थिति में आ जाता है। आंकड़े उसके साथ नजर आते हैं, तो वो है, इसलिए पुशबैक है। लेकिन कांग्रेस को 6 से 7 सीटों के आसपास में मामला फंस रहा है। एक सीट है जिसको लेकर सीपीआई माले और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, वो है कटिहार सीट। कटिहार सीट कांग्रेस चाहती है क्योंकि पिछली बार भी तारिक अनवर दूसरे नंबर पे रहे थे, कम मार्जिन से आ रहे थे, हारे बहुत थे, थिन तो मार्जिन हाँ से हाँ आ रहे तीन मारे। और सीपीआई माले ने भी एक प्रस्ताव सीपीआई माले के पास आया, तो दीपांकर भट्टाचार्य ने उसके जवाब में अपना प्रस्ताव फिर से वापस भेज दिया है। हालांकि उस प्रस्ताव में क्या है ये किसी को नहीं थे। पता। अररिया सीट से कौन चुनाव लड़ता था? आपके अररिया सीट पे प्रदीप कुमार सिंह जीते हैं अच्छा। और सरफराज आलम आरजेडी के दूसरे नंबर हाँ, पर। सरफराज आलम, ये भी मजबूत सीट, कम अंतर से हारे थे, कम इस अंतर वजह से हारे। तो ये जो सीमांचल वाली जो चारों सीटें हैं, हाँ। जिसमें कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज और अररिया सीट है। अब किशनगंज तो कांग्रेस के पास मोहम्मद जावेद अभी सिटिंग एमपी हैं, तो वही एकमात्र सीट थी जो वहां गठबंधन ये वो इलाका है जहाँ एआईएम भी प्रभाव रखते प्रभाव हैं। रखता है, यही है और खास करके वो किशनगंज वाली सीट, जिसको माना जाता है कि वो उनका वो मॉड्यूल है जहां से वो किस कोशिश कर रहे हैं कि एक
पोलराइजेशन वाली, एंटी पोलराइजेशन, जो जैसे लोग बोलते हैं हिंदू पोलराइजेशन हो रहा है, तो फिर अगर मुस्लिम पोलराइजेशन होता है तो एआईएमआईएम को कितना फायदा होता है, तो उस तरह की चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो सीट है, तो ये मतलब ये, लेकिन ये जो पूरा बिहार वाली सीट है ना, ये दोनों गठबंधन का खेल है। इसमें कांग्रेस निजी तौर पे कुछ ऐलान नहीं कर सकती, इसमें तय करना है आरजेडी को, क्योंकि बड़ा भाई इसमें आरजेडी है, उसके पास वो वोट है, वो मतलब वहां की समझ है। और अभी जब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो राज्य में, अगर विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उस वहां राज्य में, और उस परिस्थिति में तय उसको ही करना है कि वो अपने छोटे भाइयों को कितनी सीटें देने के लिए तैयार है। उसमें कांग्रेस अपनी दावेदारी 8 से 10 सीट, आज से 3 महीने पहले कांग्रेस के लोग 10 से 12 सीट की दावेदारी करते चलते थे। हालांकि वो संभव नहीं था, 3 महीने पहले जदयू उस गठबंधन का हिस्सा थी, तो इतनी सीटें तो कांग्रेस को मिल ही नहीं सकती थी। पर अब जब चीजें सेटल हो गई हैं, आखिरी बातचीत जो चल रही है वो लोजपा को लेकर खींचतान है दोनों गठबंधन के बीच कि में। हनुमान आएंगे या नहीं नहीं आएंगे? आएंगे तो वो चल रहा है, पर 6 से 7 सीटों के आसपास आंकड़ा बैठता है जो संभवतः कांग्रेस को मिलेंगे, और उसमें इक्का दुक्का सीट की कांग्रेस उन सीटों पे ही डिमांड फोकस करेगी जहां पर वो दूसरे नंबर पे रही है, या फिर किशनगंज वाला एरिया जो हमने बताया कि सीमांचल वाला जो मुस्लिम बाहुल्य मुस्लिम population। माहौल, तो वो थोड़ा सेफर सीट है। और लोग ऐसा, मतलब सारे पत्रकार और हम और आप भी जानते हैं कि एक बार जब 40 में 39 का रिकॉर्ड आप हिट कर लेते हो मार्क, तो 39 को रिपीट कर पाना वो बहुत मुश्किल है किसी भी गठबंधन के लिए। तो इस लिस्ट में जो अगली लिस्ट आएगी उस पर हमारी नजर आएगी। इस लिस्ट की जो 2-3 मुख्य बातें, बड़ी बातें मुझे लगती हैं, जैसे भूपेश बघेल का जो नाम चल रहा था वो आ गया था कि हाँ हो सकता है। इसमें जो चौंकाने वाली चीज़ ये है, पहली चीज़ ये कि केसी वेणुगोपाल चुनाव लड़ेंगे, जो पार्टी के महासचिव हैं, जो अब तक चुनाव लड़ाने का काम कर रहे थे, 2019 में भी उन्होंने ये काम किया। दूसरी बात ये कि कर्नाटक की जो सीटें लिस्ट जारी हुई है, उसमें गुलबर्गा सीट का जिक्र नहीं है, जहां से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ते थे। पिछला चुनाव वो हार गए, उससे पहले लगातार जीतते रहते थे। तो क्या ये मैसेज है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे? दूसरा, राहुल गांधी का वायनाड लगभग तय था, थोड़ा संशय था, कोई चर्चा हो रही थी कि तेलंगाना लड़ सकते हैं, कोई ये कह रहा था कि कहीं और से लड़ सकते हैं, लेकिन वायनाड से उन्होंने सीट चुनी है। खैर, इस सीट पे जो हमारे पास जानकारी थी हमने आपको पहुंचाई। आपको इस लिस्ट पे, कांग्रेस की इस लिस्ट पे और इस जानकारी पे क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ मेरे विद्वान साथी संदीप जी थे, और कैमरे के पीछे सचिन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।